तो पिछली क्लास में आपने देखा था कि चार्जों पर बात हो रही थी। चार्ज जो बताए गए हैं वो सेक्शन 211 से लेकर के 224 तक दिए गए हैं, जिनमें से 211 से लेकर के 216 तक बात हो गई थी। 211 से लेकर के 216 तक जो बात हो गई थी वो पिछले वीडियो में हमने कर ली थी, और अब जो बात करेंगे वो 217 से लेकर के आगे बात चलेगी जा करके। तो 217 जो धारा है वो कहती है कि जब चार्जों में परिवर्तन किया जाता है या परिवर्धन किया जाता है तब साक्षियों को विटनेस को पुनः बुलाया जाना, ये बात कही गई है। तो इसमें कहा गया है कि जब कभी विचार प्रारंभ होने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्धित किया जाता है तब अभियोजक और अभियुक्त को किसी ऐसे साक्षी को जिसकी परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाने की या समन करने की और उसकी ऐसे परिवर्तन और परिवर्तन के बारे में परीक्षा करने की अनुमति दी जाएगी जब तक न्यायालय का ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार नहीं है कि यथास्थित अभियोजक या अभियुक्त तंग करने या विलंब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने की वजह से ऐसे साक्षियों को अपना बुलाना या उनकी परीक्षा करना चाहता है। देखिएगा, धारा 217 का खंड ए वो ये कहता है कि न्यायालय जब चार्जों में परिवर्तन करता है या परिवर्धन करता है या तो एडिंग कर रहा है या अल्टर कर रहा है तो विचारण प्रारंभ होने के पश्चात आफ्टर ट्रायल साक्षियों को पुनः बुलाने की इजाजत देगा। किसको? प्रोसिक्यूशन को और एक्यूज्ड पर्सन को। इनको इजाजत देगा कि अगर आप चाहते हो कि साक्षियों को पुनः बुलाया जाए तो आप बुला सकते हो। क्यों पुनः बुलाया जाए, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि न्यायालय ने चार्जों में परिवर्तन किया है या कुछ जोड़ा है, परिवर्तन किया। जब ये स्थिति है कि चार्जों में परिवर्तन या परिवर्तन किया गया है तो फिर इस कारण से न्यायालय क्या करता है कि एक्यूज्ड पर्सन को, प्रोसिक्यूशन को एक अवसर देता है कि अगर आप चाहें तो साक्षियों को पुनः रिकॉल कर सकते हैं और उनकी परीक्षा करना चाहें तो आप परीक्षा कर सकते हैं, आपको अनुमति देते हैं। परंतु न्यायालय अनुमति नहीं देगा एक्यूज्ड पर्सन को या फिर प्रोसिक्यूशन को। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि अगर इनको साक्षियों को पुनः बुलाने की अनुमति दी गई तो इस तरह से ये क्या करेंगे कि कार्यवाही को परेशान करना चाहते हैं, विलंब करना चाहते हैं या फिर न्याय के उद्देश्यों को विफल करना चाहते हैं। एक्यूज्ड पर्सन या प्रोसिक्यूशन जो है वो न्याय के उद्देश्य को विफल करना चाहता है, कार्रवाई को विलंब करना चाहता है, तो फिर उसको जब ऐसा न्यायालय को ऐसा लगता है तो फिर वो क्या करेगा कि साक्षियों को पुनः बुलाने की अनुमति नहीं देगा। अगला खंड इसका कहता है कि अगला खंड ये कहता है और ये कौन से साक्षी होंगे? उपखंड 1 कहते हैं जिन साक्षियों को बुलाने की अनुमति दे रहा है न्यायालय वो कौन से साक्षी हैं? वो साक्षी हैं जिनकी पहले ही परीक्षा की जा चुकी थी। जिन साक्षियों की एक बार न्यायालय में बुलाकर के परीक्षा की जा चुकी थी उन साक्षियों को पुनः बुलाने की न्यायालय अनुमति दे रहा है। क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है क्योंकि उसने आरोप में परिवर्तन किया था या परिवर्धन किया था। एक साक्षी था या दो साक्षी थे, किसी मैटर पर उनकी एक बार परीक्षा की जा चुकी थी परंतु उसी मैटर को लेकर के चार्जों में परिवर्तन किया गया तो फिर न्यायालय ये कहता है कि अगर आप चाहें तो परिवर्तन किए हुए चार्जों पर या परिवर्धन किए हुए चार्जों पर उन्हीं साक्षियों को पुनः बुला सकते हैं जिनकी पहले आप एक बार परीक्षा कर चुके हैं। परंतु इसका 217 का जो अगला खंड है बी वो ये कहता है कि किसी नए साक्षी को भी बुलाने की अनुमति दी जा सकती है। किसी अन्य ऐसे साक्षी को भी जिसे न्यायालय आवश्यक समझे बुलाने की अनुमति दी जाएगी। इन्होंने कहा है कि अगर न्यायालय आवश्यक समझता है तो फिर किसी ऐसे साक्षी को भी बुलाने की अनुमति दी जाएगी जिसकी पहले परीक्षा नहीं की जा चुकी है। अदरवाइज सामान्य रूल, जनरल रूल क्या है कि उन्हीं साक्षियों को बुलाने की अनुमति दी जाएगी जिनकी परीक्षा पहले की जा चुकी थी, उनको दोबारा बुलाकर आप परीक्षा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरोप में परिवर्तन या परिवर्तन किया गया है। 218
218। सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप, सेपरेट चार्ज फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। यहाँ पर उन्होंने कहा, धारा एक कहती है कि प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विवरण पृथकता किया जाएगा। देखिएगा, धारा 18 उपधारा 1 ये कहती है कि जहां कोई अपराध किया गया है, जहां भिन्न भिन्न अपराध किए गए हैं, जहां पर भिन्न भिन्न अपराध किए गए हैं और वो एक ही व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं, तो प्रत्येक भिन्न अपराध के लिए भिन्न आरोप लगाया जाएगा और उसका अलग से विवरण पूरा लिखा जाएगा, अलग से विवरण पूरा बनाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति के द्वारा अपराध तो अलग अलग किए गए हैं परंतु उनके लिए एक ही चार्ज में सबको शामिल किया जाए। अगर अपराध भिन्न भिन्न हुआ है तो फिर क्या किया जाएगा कि उनके चार्ज भी भिन्न भिन्न लगाए जाएंगे, उनका विवरण जो होगा वो भी अलग अलग लिखा जाएगा, बनाया जाएगा। उपधारा 2 कहती है, देखिए सॉरी इसका परंतु, उपधारा 1 का परंतु यह है कि परंतु अगर अभियुक्त आवेदन करता है न्यायालय से, अभियुक्त जो है वो न्यायालय से ये आवेदन करता है कि इनको एक ही विचारण में शामिल कर लिया जाए और न्यायालय को भी ऐसा लगता है कि एक ही विचारण में शामिल करने से अभियुक्त पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपना बचाव सही रूप से कर पाएगा, तो फिर उसको क्या किया जाएगा, एक ही विचारण में शामिल कर लिया जाएगा सभी आरोपों को। परंतु जहां अभियुक्त लिखित आवेदन द्वारा ऐसा चाहता है और मजिस्ट्रेट की राय है कि उससे ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के विरुद्ध विचारित सभी या किन्हीं आरोपों का विचारण एक साथ कर सकता है। भिन्न भिन्न आरोप लगाए गए व्यक्ति को, भिन्न भिन्न अपराध एक व्यक्ति ने किए हैं, उनका जो चार्ज बनाए गए हैं, जो चार्ज की फ्रेमिंग की गई है वो भी भिन्न भिन्न की जाएगी और ऐसे में क्या होगा कि भिन्न भिन्न जब चार्ज बने तो उनका विचारण जो था वो भिन्न भिन्न किया जाता। परंतु अभियुक्त ने न्यायालय से मजिस्ट्रेट से लिखित में आवेदन किया कि इन सबका जो ट्रायल है वो एक साथ ही एक ही ट्रायल में सबको शामिल कर लिया जाए और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ऐसा करने से अभियुक्त पर कोई भी प्रभाव नकारात्मक नहीं पड़ेगा, तो फिर वो सभी चार्जों को एक ही विचारण में शामिल करके उनका ट्रायल कर सकता है। धारा 2 कहती है कि धारा 1 की कोई बात धारा 219, 20, 21 और 23 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। धारा 218 में जो बात कही गई है वो धारा 219, 20, 21 और 223 में जो बातें कही गई हैं उन पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब देखिएगा, दो सौ उन्नीस
219 जो बात कहती है वो कहती है 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन ईयर मे बी चार्ज टुगेदर। एक ही वर्ष के भीतर किए गए 3 या 3 से अधिक अपराधों का एक साथ आरोप लगाया जा सकेगा। एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। ये बात कही गई है 219 में। उदाहरण ये कहती है जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के ऐसे एक से अधिक अपराधों का अभियोग है जो उन अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध तक 12 मास के अंदर ही किए गए, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में किए गए हों या नहीं, तब उस पर उनमें से 3 से अधिक कितने ही अपराधों के लिए एक ही विचार में आरोप लगाया और विचार किया जा सकेगा। इन्होंने एक बात कही है कि जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के अपराधों का आरोप लगाया गया है कि इसने एक वर्ष में एक से अधिक एक ही किस्म के अपराध किए हैं, चाहे वो अपराध किसी एक व्यक्ति के खिलाफ किए हों या एक से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ किए हों, तो ऐसे अपराधों का विचारण जो है, आरोप जो है, वो एक साल लगाया जा सकेगा और एक ही विचारण में उनको क्या किया जा सकेगा, विचारण भी किया जा सकेगा। तो बात ये आती है कि एक ही किस्म के अपराध कौन से होते हैं। तो धारा 2 में ये कहा गया है कि एक ही किस्म के वो अपराध होते हैं जो एक ही धारा के अधीन समान दंड की मात्रा द्वारा दंडनीय होते हैं। एक ही धारा के अधीन समान दंड की मात्रा द्वारा दंडनीय होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं कि वो एक ही किस्म के अपराध किए गए हैं। किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या किया गया है, उपहत्या की गई है, तो उपहत्या किसमें है, दंड उपहत्या का जो दंड दिया गया है स्वेच्छा उपहत्या कार्य करना 323 में 323 स्वेच्छा उपहत्या कार्य करना आईपीसी। तो 323 का अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा बी के खिलाफ किया गया है। किसी व्यक्ति ने बी के खिलाफ 323 का अपराध किया, स्वेच्छा उपहत्या कार्य करना। तो और ये अपराध उसने इसी के साथ एक बार से अधिक किया भिन्न भिन्न समय पर। जैसे ए ने बी के खिलाफ जनवरी में स्वेच्छा उपहत्या कार्य की, फिर उसने क्या किया, मई में भी की और फिर उसने दिसंबर में की, और दिसंबर की 30 तारीख को एक बार उसने फिर किया। दिसंबर में उसने 2 बार अपराध किया है और जनवरी में एक बार किया है, मई में एक बार किया है। और जो अपराध किया है वो बी के खिलाफ किया है और वो अपराध एक ही है कि लगातार वो स्वेच्छा उपहत्या कार्य कर रहा है। तो 323 में जो दंड दिया गया है वो एक ही दंड है। तो ऐसे में एक ही धारा के अधीन समान दंड से दंडनीय अपराध किसी व्यक्ति के खिलाफ किया गया है, वो एक वर्ष में 12 मास के अंदर एक से अधिक बार किया गया है। तो फिर ऐसे आरोपों को एक साथ लगाया जा सकेगा और उनका विचारण भी एक साथ किया जा सकेगा। और वहीं देखिएगा धारा है 193, आईपीसी की धारा है 193 जो मिथ्या साक्ष्य से संबंधित है। इस धारा में 2 खंड दिए गए हैं, खंड 1 है और खंड 2 है। तो खंड 1 है उसमें दंड की अलग मात्रा है और खंड 2 है उसमें दंड की अलग मात्रा है। तो फिर ये दोनों एक ही धारा के अधीन दंड की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, तो ये एक ही किस्म के अपराध नहीं हुए हैं। एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्राएं हैं प्रत्येक खंड में, तो फिर वो एक ही किस्म का अपराध हुआ है जाकर के। तो ऐसी अवस्था में जहां एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय एक वर्ष के भीतर अधिकतम 3 अपराध किए जाते हैं, तो उनका आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा और उनको एक साथ विचारण किया जा सकेगा। और अगर एक ही वर्ष में 3 से अधिक किए गए हैं तो फिर अलग
उसका क्या नाम क्या किया जाएगा, आरोप बनाया जाएगा। पर और 1 से लेकर के अधिकतम 3 है तो उसको एक ही आरोप में शामिल किया जा सकेगा, चाहे वे केवल बी के खिलाफ 3 बार अपराध किया गया हो, चाहे बी के साथ में सी भी शामिल कर लिया गया हो। परंतु अधिकतम अपराध अगर 3 है, 1 वर्ष के भीतर है, तो उनको एक ही चार्ज में शामिल करके उनका ट्रायल एक साथ किया जा सकेगा। ये बात कही गई है तुम्हारे 319 में। परंतु इसका एक अपवाद भी है, वो अपवाद है आईपीसी की धारा 379 और 380। आईपीसी की धारा 379 और 380, ये जो कि सेक्शन भी अलग अलग हैं और इनमें दंड भी अलग अलग दिया गया है, फिर भी ये एक्सेप्शन है कि इनको एक ही किस्म का अपराध मान लिया गया है। जनरल रूल क्या है, एक ही किस्म के अपराध कौन से होते हैं, जो एक ही धारा के अधीन उसके प्रत्येक खंड में एक ही दंड, समान दंड से दंडनीय होते हैं, वो एक ही किस्म के अपराध होते हैं। परंतु यहाँ पर धारा भी अलग है और दोनों में दंड भी अलग अलग है, फिर भी इनको एक ही किस्म के अपराध मान लिया गया है। ये 319 थी आपकी। अब बात चलेगी 320 की, सॉरी 220 की। एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। तीन सौ 220 जो है वो कहती है एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। जो अगर एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं तब स्थिति क्या होगी, उसके बारे में बात करती है 220। वो कहती है धारा 1, यदि परस्पर संबद्ध ऐसे कार्यों के जिनसे एक ही व्यवहार बनता है, एक क्रम में एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं, तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जा सकेगा और उनका विचारण किया जा सकता है। धारा 1 कहती है कि जहां कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए गया, उसने एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही संव्यवहार में कई कार्य किए और वो प्रत्येक कार्य अपने आप में एक एक अपराध बनाते हैं और मिलकर के एक भिन्न अपराध बना देते हैं जाकर के। देखिएगा ए नाम का एक व्यक्ति है, ये जाकर के इसने बी को जाकर रास्ते में घेर लिया और जाकर के क्या किया, इसको मारा तोड़ा और इससे संपत्ति छीन ली। संपत्ति को छीन लिया। तो इसने कई कार्य किए हैं। इसने जाकर के क्या किया कि बी को जाकर के रास्ते में रोका, इसने उसको मारा तोड़ा तो और उससे उसकी संपत्ति छीन ली है। तो ऐसी अवस्था में इसने रास्ते में रोका तो सदोष अपरोध का भी अपराध हुआ। इसने बी को मारा है तो फिर साधारण उपहत्या भी हुई है
और इसने उसकी संपत्ति छीन ली है, और संपत्ति जो छीन रहा है वो उसकी इच्छा के विरुद्ध छीन रहा है, बेईमानीपूर्ण हाथ से छीन रहा है, तो फिर क्या कर रहा है, चोरी का भी अपराध हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में ये अलग अलग अपराधी बन रहे हैं, और तीनों अपराध मिलकर के एक विस्तृत अपराध का जन्म दे रहे हैं, जिसको कहते हैं लूट। तो ऐसी व्यवस्था में कहां पर एक साथ क्या किया जाएगा, आरोप लगाए जाते हैं, और उनका एक ही विचारण में उनका एक साथ विचारण भी किया जाएगा। जो ए है इस पर एक ही विचारण में आरोप लगाए जा सकेंगे। सही है, तो धारा एक ये हो गई आपकी। धारा 2 कहती है, जब धारा 212 की धारा 2 में या धारा 219 की धारा 1 में उल्लंघित रूप से आपराधिक न्यासभंग या बेईमानी से संपत्ति दुर्विनियोग के एक या अधिक अपराधों से आरोपी किसी व्यक्ति पर उस अपराध या अपराधों के किए जाने को शुरू बनाने छिपाने की वजह से लेखाओं के मिथ्याकरण के एक या अधिक अपराधों का अभियोग है, तब उस पर प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। इन्होंने कहा है 220 धारा 2 में कहा है कि आपराधिक न्यासभंग या बेईमानी से संपत्ति या दुर्विनियोग के किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक अपराध किए गए हैं, तो ऐसे अपराधों के लिए क्या किया जाएगा कि उस पर एक ही विचारण में आरोप लगा करके उन सभी आरोपों का एक साथ विचारण किया जा सकेगा। एक ही विचारण में आरोप लगाए जाएंगे और उन सभी आरोपों का एक साथ विचारण किया जा सकेगा। उदाहरण 3, यदि अभिगठित कार्यों से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की जिससे अपराध परिभाषित दंडनीय हो, 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाले अपराध बनते हैं, तो जिस व्यक्ति पर उन्हें करने का अभियोग है उस पर ऐसे अपराधों में से प्रत्येक के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि अगर स्थिति ये है, अगर स्थिति यह है कि कोई अपराध जो किया गया है वो भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि की अलग अलग धाराओं में अपराध आ रहा है, भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विधि की अलग अलग धाराओं में अपराध आ रहा है, तो उनका आरोप तो पृथक पृथक बनाया जाएगा, परंतु उन प्रत्येक आरोपों को जो पृथक पृथक बनाए गए हैं एक ही विचारण में उनको एक साथ ला करके ट्रायल विचारण किया जा सकेगा। जैसे एक इन्होंने उदाहरण दिया है कि का एक डंडे से खापर सदोष आघात करता है। कापर भारतीय दंड संहिता की धारा 352 और 323 के अधीन अपराधों के लिए पृथकता आरोप लगाया जा सकेगा और वह दोषी किया जा सकेगा। एक व्यक्ति है का, एक व्यक्ति ए है, ये बी नाम के व्यक्ति पर एक डंडे से क्या करता है, प्रहार करता है, उसको मारता है। तो इस पर जो धाराएं बनती हैं वो कौन कौन सी बनती है, 352 आईपीसी और 323 आईपीसी। 352 क्या है, 352 जो है वो हमले से संबंधित है और 323 जो है वो स्वेच्छा उपद कार्य से संबंधित है। तो ये धाराएं अलग अलग हैं, इनका प्रत्येक धारा का आरोप जो है वो पृथक पृथक बनाया जाएगा, परंतु प्रत्येक आरोप को एक ही ट्रायल में क्या किया जाएगा, विचारण किया जा सकता है। यदि अविघटित कार्यों से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की जिससे अपराध परिभाषित या दंडनीय हो, 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाले अपराध बनते हैं, तो जिस व्यक्ति पर उन्हें करने का अभियोग है उस पर ऐसे अपराधों में से प्रत्येक के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है।
तो बेशक आरोप जो है वो पृथक पृथक धारा में आ रहा हो, बेशक आरोप पृथक पृथक बनाया गया हो, परंतु चूंकि वो अपराध एक ही व्यक्ति ने किया है तो फिर उन सभी आरोपों का एक साथ विचारण किया जा सकता है। उपधारा 4, उपधारा 4 क्या कहती है? यदि कई कार्य जिनमें से एक से या एक से अधिक से स्वयं अपराध बनते हैं मिलकर भिन्न अपराध बनते हैं, तो ऐसे कार्यों से मिलकर बने अपराध के लिए और ऐसे कार्यों में से किसी एक या अधिक द्वारा बने किसी अपराध के लिए अभियुक्त पर एक ही विचार में आरोप लगाया जा सकता है और विचारण किया जा सकता है। देखिएगा, इन्होंने कहा है, जो उपधारा 4 है वो ये कहती है कि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया या किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और वो अपराध जो है वो कई कार्यों द्वारा मिलकर बनता है। ए ने बी के खिलाफ कोई अपराध किया और वो अपराध जो है वो कई कार्यों से मिलकर के बनता है। ए ने बी के खिलाफ कोई अपराध किया और वो अपराध जो बनता है वो कई कार्यों से मिलकर बनता है, और कार्य जो है वो अपने आप में भी स्वयं एक अपराध बनाते हैं और मिलकर के एक भिन्न अपराध बना देते हैं। कार्यों को अगर पृथक पृथक कर दिया जाए तो वो अपना एक स्वयं छोटा छोटा अपराध बनाते हैं, और उन सभी कार्यों को छोटे छोटे अपराधों को मिला दिया जाए तो एक भिन्न एक बड़ा सा अपराध बनाते हैं। तो ऐसे अपराधों के लिए क्या क्या है इन्होंने कि उन सबका आरोप तो पृथक पृथक बनेगा, परंतु उन सबका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। इसमें एक उदाहरण भी दिया है कि खा को बी को लूटने का काम करता है ए, बी को लूटने का काम करता है ए, और ऐसा करने में उसे सोचा उपत कार्य करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 392 और 394 के ऐसे अपराधों के लिए भ्रष्टा आरोप लगाया जा सकेगा और दोषित किया जा सकेगा। ए ने बी को लूटा और ऐसे लूटने में ए ने क्या किया, बी को उपत कार्य कर दी है। ए ने बी को लूटा और लूटने में उसको हर्ट कार्य किया है, उपत कार्य की है। तो ऐसी अवस्था में आरोप तो एक के खिलाफ पृथक पृथक बनेंगे, एक के खिलाफ जो आरोप बनेंगे वो पृथक पृथक बनेंगे। कौन कौन से आरोप बनते हैं? वो आरोप बनते हैं द्वारा 323 जो स्वेच्छा उपत कार्य करने संबंधित है, 392 लूट का दंड की बात करता है, और 394 लूटने के लिए उपहत्य कार्य करना। तो अलग अलग सेक्शन में आने वाले आरोप बन रहे हैं एक के खिलाफ में, पर इन तीनों आरोपों का जो पृथक पृथक आरोप बनाए गए इन तीनों आरोपों का एक साथ विचारण किया जा सकता है। ये बात कही गई है तुम्हारा 220 में। देख लीजिएगा, आज यहीं तक रखते हैं। अब जो धारा 221 से लेकर के 224 तक है ये अगले पार्ट में इस पर बात करेंगे। और यहाँ तक कोई ऐसी बात है कि समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई भी ऐसी बात है जो पिछले टॉपिक में जिस पर बात की थी, जिसमें 211 से लेकर के 216 तक बात की गई थी, उसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। और 221 से लेकर 224 तक ये तीसरे पार्ट में होगा।